है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान से हमारा पाठ खनिज संसाधन और औद्योगिकरण। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग जो है पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जो है पार्ट हमारा 3 होने वाला है। तो पार्ट 1 + 2 आप जो है देखिएगा, तभी ये जो वीडियो आप देख सकते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत क्या है? पेट्रोलियम है। सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोल के बिना न तो हमारे गाड़ी मोटर चलेंगे और न ही कोई भी चीज़ें चलेगी। तो ये जो पेट्रोलियम है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता है आज के डेट में। और क्या बोला गया है, लेकिन प्लास्टिक और खाद जैसे रासायनिक उद्योगों में इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है। तो न सिर्फ गाड़ी वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है, बल्कि अनेकों जो उद्योग धंधे हैं उनमें भी पेट्रोलियम का बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्लास्टिक और खाद जैसे जो रासायनिक उद्योग हैं, जैसे कि जो भी कंपनी जो भी उद्योग क्या बनाती है, प्लास्टिक के सामान वगैरह बनाती है, जो भी रासायनिक खाद तैयार करती है, तो उन उद्योगों में भी जो है पेट्रोलियम का बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, उपयोग यहाँ पर हमको बताया गया है। भारत में 2015 में लगभग 4 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पन्न किया गया, जो कि हमारे कुल उपयोग के 1/4 से कम है। तो सोच सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है वो कितना है। 2015 की बात है कि उस समय जो है 4 करोड़ टन जो है पेट्रोलियम उत्पन्न किया गया था और इसका हम जो है 1/4 से कम क्या किए हैं, कुल उपयोग किए हैं। और इस कारण भारी मात्रा में पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुओं के आयात करनी पड़ती है। और इसी कारण से हमको जो है क्या क्या करना पड़ता है कि इसी कारण से बहुत अधिक भारी मात्रा में पेट्रोलियम का और उससे बनी जितनी भी वस्तुएं हैं उसका हमको आयात करना पड़ता है, यानी कि मंगाना पड़ता है। आयात मतलब होता है मंगाना और निर्यात मतलब होता है बेचना। तो इसको आप जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 में 19 करोड़ टन पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात की गई थी। तो ये जो आंकड़ा है वो पुराना है, लगभग 6 साल पुराना है। तो 2015 की बात करें तो उस समय 19 करोड़ टन पेट्रोलियम की बात और उससे बनी वस्तुओं का आयात यहाँ पर हमारे भारत में किया गया था। हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5% इस आयात में लगता है, जो कि बहुत क्या है, अधिक है। तो इसका टोटल इस आयात का जितना भी हम मंगाते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ कितना लगता है, 5% ही लगता है, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि डिगबोई भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम कुआं और तेल संशोधक संयंत्र। तो इसको चित्र के द्वारा आप जो है देख सकते हैं। तो ये जो है भारत का सबसे पुराना क्या है, पेट्रोलियम कुआं है और तेल संशोधक संयंत्र है। तो यहाँ पर जो है पेट्रोलियम का उत्पादन और जो संशोधक है वो किया जाता है। 1866 में भारत में ऊपरी असम घाटी में तेल खोदने के लिए कुएं खोदे गए, परंतु इसका पता 1990 में डिगबोई में लगा। तो इसका जो पता था वो 1866 में असम के ऊपरी घाटी में तेल खोजने के लिए कुआं खोदा गया था, लेकिन इसका जो पता है वो कब लगा, 1890 में। किस कहाँ पर, डिगबोई के पास इसका पता जो है लगा। और क्या है कि 1893 में यही पेट्रोलियम को साफ करने के लिए तेल शोधक कारखाने खोला गया। अब जैसे ही क्या मिला गया, 1890 में पेट्रोलियम का पता चल गया, तो 1893 में इसी जगह पर पेट्रोलियम को साफ़ करने के लिए, जो है शुद्ध अवस्था में तो रहता नहीं है, तो इसको जो है साफ़ करने के लिए वहाँ पर क्या लगाया गया, तेल शोधक कारखाना, यानी कि उसको साफ़ करने के लिए कारखाना यहाँ पर स्थापित किया गया। 1899 में असम आयात कंपनी की स्थापना की गई और 1899 में क्या किया गया, असम आयात कंपनी की यहाँ पर स्थापना की गई। अन्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम खोजने का प्रयास किया गया और 1953 में नहरकटिया क्षेत्र की खोज हुई। अब फिर से जो है दूसरे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, पेट्रोल खोजने का प्रयास जो है किया जाता है और 1953 में जो है कितना, नहरकटिया क्षेत्र की ये खोज की गई। तो यहाँ पर भी पेट्रोलियम जो है मिलता है। 1960 में गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र यानी कि वसुधारा में उत्पादक जो है प्रारंभ होता है। तो पेट्रोल का जो उत्पादन है 1960 में जो है गुजरात के वसुधारा क्षेत्र में इसका जो उत्पादन है वो प्रारंभ होता है। और 1961 के बाद पेट्रोल खोजने का काम काफ़ी तेज़ किया गया और गुजरात के विभिन्न पेट्रोलियम क्षेत्रों का पता लगा। अब जैसे 1961 का समय आता है तो उसके बाद जो पेट्रोलियम जो खोजने का जो काम है
वह बहुत तेज़ी से किया जाता है, यानी कि बहुत तेज़ी से पेट्रोलियम की खुदाई मतलब खोजने का कार्य इसमें तेज़ी आ जाती है और गुजरात के विभिन्न पेट्रोलियम जो क्षेत्र है उसका पता यहाँ पर लग जाता है। साथ ही असम में भी कई क्षेत्र जो है ढूंढे गए। तो असम और गुजरात, तो यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में तेल पेट्रोलियम का जो वो देखने को मिलता है। परिणामतः उत्पादन में तेज़ी बढ़ा। अब जैसे जैसे पेट्रोल का क्या मिलेगा, उसका स्रोत मिलता जाएगा, पेट्रोलियम का जो खोज है वो होता जाएगा, तो उसका जो उत्पादन है वो भी बढ़ता जाएगा। अब क्या होता है, 1961 के 513,000 टन से बढ़ करके 1975 में 6,311,000 टन ये जो है हो गया। तो क्या बोला गया है कि 1961 में जो है कितना था, सिर्फ 513,000 टन था। लेकिन जैसे जैसे तेल का जो खोजने का काम जो है तेज़ी से हुआ, पेट्रोलियम खोजने का काम जो है तेज़ी से होता है, तो 1975 तक इसका जो आंकड़ा है वो 6,311,000 टन इसका जो आंकड़ा है वो पहुंच जाता है। तट के निकट समुद्रों में खुदाई 1970 में गुजरात के अलिया बेट्स के आरंभ की गई। तो यहाँ जो तट है, समुद्री तट, उसमें जो खुदाई है वो 1917 में गुजरात के अलिया बेट के आरंभ में जो है किया गया था और 1975 में मुंबई हाई का पता लगा और अगले वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ। और उसके बाद जो है 1975 में मुंबई हाई का जो पता है वो लग जाता है और इसके अगले वर्ष से यहाँ पर भी उत्पादन का कार्य जो है शुरू हो जाता है। लगातार प्रयत्न परिणाम स्वरूप पूर्वी क्षेत्र कावेरी तथा कृष्णा गोदावरी बेसिनों में भी पेट्रोलियम का पता चला और उत्पादन शुरू हो गया। अब धीरे धीरे पेट्रोलियम का जो खोजने का कार्य है वो चलता ही रहता है और उसके बाद जो है पूर्वी क्षेत्र कावेरी और कृष्णा गोदावरी का बेसिन है, वहाँ पर भी पेट्रोलियम का पता चल जाता है और उत्पादन वहाँ पर भी शुरू हो जाता है। राजस्थान के बाड़मेर में पेट्रोलियम का बड़ा भंडार पाया गया है। तो जो राजस्थान का बाड़मेर है वहाँ पर जो है पेट्रोलियम का बहुत बहुत बड़ा भंडार यहाँ पर पाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पेट्रोलियम का अनुमानित भंडार 17 अरब टन है। तो इसका सिर्फ अनुमान कितना लगाया गया था, 17 अरब टन है कि मतलब हमारे देश में इतना जो पेट्रोलियम है उसका भंडार लगाया है, बताया गया है कितना, 17 अरब टन। और यह स्थल तथा अपतटीय क्षेत्र में संचित है। तो ये जो है स्थलीय तथा अपतटीय क्षेत्र में क्या है, संचित है, एकत्रित है। कुल भंडार चारों क्षेत्रों में वितरित है। पहला क्या है, पूर्वी क्षेत्र जो असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। दूसरा क्या है, गुजरात जो खंबात बेसिन और गुजरात के मैदान में। तीसरा है मुंबई हाई अपतट प्रदेश तथा चौथा पूर्वी तटीय प्रदेश में, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बेसिन। तो इसका जो अनुमानित जो भंडार है वो 4 क्षेत्रों में वितरित किया गया है। पहला है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो कि कहाँ, उत्तरी असम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। दूसरा यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो है गुजरात प्रदेश, जहाँ खंबात बेसिन और गुजरात के मैदान में मिलता है। तीसरा जो पेट्रोलियम का भंडार है वो कहाँ है, मुंबई हाई अपट तट प्रदेश तथा चौथा है पूर्वी तटीय प्रदेश में, जो कि कृष्णा कावेरी गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आता है। अब आता है यूरेनियम और थोरियम। तो ये दोनों क्या है, नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा के क्या है, प्रमुख स्रोत हैं। सभी लोग जानते हैं कि ये जो यूरेनियम और क्या है थोरियम है, ये जो है नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। और भारत में यूरेनियम के स्रोत सीमित होने के कारण भारत को इसे आयात करना पड़ता है। लेकिन हमारे भारत में ये जो यूरेनियम है उसका जो स्रोत है बहुत ही क्या है, सीमित है। तो इस कारण से हमको बाहर से इसको मंगाना पड़ता है, आयात इसको करना पड़ता है, किसको, भारत को, हमारे देश को। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के क्या बोला गया है, तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके विलुप्त भंडार खोजे गए। विलुप्त बोल दिया था, विपुल भंडार यहाँ पर खोजे गए थे। तो यूरेनियम के विपुल भंडार कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी के घाटी पर इसके जो भंडार हैं वो खोजे गए थे, किसके, यूरेनियम और थोरियम के। और इसी प्रकार थोरियम भी केरल के समुद्र तट पर पाया गया है। तो जो यूरेनियम है और जो थोरियम है उसको जो है बहुत कम मात्रा में इसका जो स्रोत है वो प्राप्त होता है और जो थोरियम है वो भी कहाँ, केरल के समुद्र तट पर भी पाया जाता है। भारत प्रयास कर रहा है कि इसके परमाणु संयंत्रों में थोरियम का उपयोग बढ़े, क्योंकि भारत में यह खनिज विपुल मात्रा में पाया जाता है। तो भारत क्या प्रयास कर रहा है कि जो थोरियम का उपयोग है वो बढ़ सके, क्योंकि भारत जो है ये जो खनिज है भारत में जो है विपुल मात्रा में पाया जाता है। ये जो थोरियम है वो विपुल मात्रा में भारत में पाया जाता है। इस कारण ये जो है क्या प्रयास कर रहा है कि इसका जो परमाणु संयंत्रों का उपयोग है वो बढ़ जाए। परमाणु ऊर्जा के स्रोतों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण है।
और इसका खनन केवल केंद्र सरकार के उपक्रम कर सकते हैं। तो इन जो परमाणु जो स्रोत हैं यूरेनियम और थोरियम, तो उसका पूरा जो नियंत्रण है वो किसका है, केंद्र सरकार के ऊपर है, और यही इसका खनन जो है कर सकता है और उपक्रम जो है स्थापित कर सकता है। अब आता है औद्योगिकरण। हमने क्या पाठ पढ़ रहे हैं, खनिज संसाधन और औद्योगिकरण। हमने पूरा जो है खनिज संसाधन पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब आते हैं औद्योगिकरण के बात पर। तो देखते हैं औद्योगिकरण क्या होता है। तो लगभग 200 साल पहले ज़्यादातर लोग खेती का काम करते थे और ज़्यादातर उत्पादन भी खेतों से ही आता था। सभी लोग जानते हैं लगभग 200 साल पहले की बात है। तो उस समय अधिकतर लोग क्या करते थे, खेती करते थे, और जितना भी माल आता था उत्पादन का वो कहाँ से आता था, खेतों से ही आता था। लेकिन आज दुनिया के विकसित देशों के ज़्यादातर लोग उद्योगों तथा उससे जुड़ी सेवाओं में काम करते हैं। लेकिन आज देखा जा रहा है कि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो उद्योग धंधों में काम करते हमको नज़र आते हैं, और उनसे जुड़ी जितनी भी सेवाएं हैं वहाँ पर हमको काम करते हुए मिल जाएंगे। बहुत कम लोग खेतों में काम करते हैं। धीरे धीरे जो लोग हैं वो खेतों में काम करना अब छोड़ दिए हैं। अब क्या होता है, भारत में भी हालांकि 60% से अधिक लोग क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं। इसके बाद भी राष्ट्रीय उत्पादन को देखें तो पाएंगे कि यह केवल 18% खेतों से आता है, 26% उद्योगों से और 56% सेवाओं के क्षेत्रों में हो रहा है। लेकिन अभी भी भारत में 60% लोग हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। और यदि उत्पादन की बात हम देखें तो उत्पादन जो है केवल 18% कहाँ से आता है, खेतों से आता है। 56% उद्योगों से आता है, और 26% जो है उद्योगों से आता है, और 56% किससे, सेवाओं के क्षेत्रों से हो रहा है। तो ये है टोटल उत्पादन। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में औद्योगिक उत्पादन के तरीके बदल गए। तो 18वीं शताब्दी में सबसे पहले जो है इंग्लैंड में कहाँ होता है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे सब जितने भी विश्व के धीरे धीरे पूरा विश्व जो है औद्योगिक उत्पादन के तरीके जो है बदल गए, और जिसे औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आता है, और पूरा फिर से जो उसके बाद क्या होता है, पूरा जो देश है, विश्व है, वो इस औद्योगिक उत्पादन में जो है उत्पादन करने के लिए अपना जो तरीका है वो बदलने लगता है, और इसी को बोला जाता है औद्योगिकरण के नाम से इसको जाना जाता है। और इस औद्योगिकरण के बाद उत्पादन की प्रक्रिया में लगातार क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो इसी को बोला गया है औद्योगिकरण, आपको याद रखना है। अब आता है उद्योगों को स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि उद्योगों को स्थापित करने वाले, स्थापना को उनके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो आधुनिक उद्योगों की एक विशेषता है कि वे अत्यंत अस्थिर और सतत अपनी जगह परिवर्तित करते रहते हैं। तो क्या बोला गया है कि जितने भी आधुनिक उद्योग हैं वो इनकी एक प्रमुख क्या विशेषता है कि वे अत्यंत क्या है, अस्थिर हैं, यानी कि ये जो है एक जगह नहीं रहते और सतत अपनी जगह परिवर्तित करते रहते हैं, और लगातार हमेशा अपनी क्या करते रहते हैं, जगह को परिवर्तन करते रहते हैं। उदाहरण के लिए जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण शुरू हुआ था, जहां सैकड़ों कारखाने लगे थे और लाखों मजदूर बसे थे, आज वे वीरान हैं। तो उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो जिन जिन क्षेत्रों में क्या हुआ था, औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, और जहां बहुत अधिक मात्रा में क्या लगे हुए थे, कारखाने लगे हुए थे, और बहुत अधिक मात्रा में क्या करते थे, लाखों मजदूर वहां पर जो है काम करते थे, बसे हुए थे, वो टोटल पूरे क्या हो गए हैं, वीरान हो गए हैं, सुनसान हो गए हैं, क्योंकि उद्योग वहां से पलायन कर गए। क्यों हुआ, ये जो जगह है वो वीरान क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ के जितने भी उद्योग लगे हुए थे वो सब जो है हट गए, पलायन कर गए एक जगह से दूसरी जगह। इस कारण वो जो जगह है वो पूरी तरह से क्या हो गया, वीरान पड़ गया है। 1970 के दशक में भारत के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इंदौर आदि में विशालकाय कपड़ा मिलें थी, यानी कि इन जो शहर थे, प्रमुख शहर, 1970 के दशक में मुंबई हो गया, दिल्ली, चेन्नई, इंदौर, तो यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में कपड़े के क्या थे, मिलें थी। उद्योग एक प्रकार से बोल सकते हैं, कपड़ा बनाने का कारखाना यहाँ पर मिलता था। अब 1980 के दशक में ये सब मिलें बंद हो गई और बिल्कुल नए इलाकों में छोटे छोटे पावर मूल संयंत्र स्थापित हुए जो पहले से अधिक मात्रा में कपड़ा उत्पादन करने लगे। अब जैसे ही 1980 का दशक आता है तो ये जितने भी मिलें थी वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और वो जो है नए नए इलाकों में जा कर के छोटे छोटे कारखाने के रूप में ये जो है स्थापित हो गए, जो कि पहले से और अधिक मात्रा में क्या करने लगे, उत्पादन करने लगे कपड़े का। इसी तरह अमेरिका में
जिन क्षेत्रों में विशाल मोटर गाड़ी के उद्योग लगे थे, अब वह सारे उद्योग क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। और इसी प्रकार यदि हम अमेरिका की बात करें तो जितने भी क्षेत्र में बड़े बड़े जो मोटर गाड़ियों के जो उद्योग लगे हुए थे, अब वे सारे जो उद्योग धंधे हैं वो बंद हो गए हैं और दूसरी जगह पर चले गए हैं। आज यह उद्योग कई छोटी इकाइयों में बंटकर दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। और ये जो उद्योग धंधे हैं वो छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए हैं और दुनिया के कई देशों में ये जो है फैल चुके हैं। तो यह निर्णय किस तरह होता है कि कोई उद्योग कहाँ पर लगाया जाए, इसके कई कारक हैं, मगर सबसे निर्णायक सरोकार है मुनाफा। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि कोई भी उद्योग जो है हम कहाँ पर लगाएं, ये सबसे बड़ा क्या है, प्रश्न है, क्वेश्चन है। और इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, मुनाफा। यानी कि मुनाफा जहाँ पर अधिक होगा वहाँ पर क्या लगाया जाएगा, उद्योग लगाया जाएगा। पूंजीपतियों को किसी समय जहाँ कारखाना लगाने में सबसे अधिक मुनाफा की अपेक्षा होगी वहीं वे कारखाने लगाएंगे, और उसी समय तक जब तक वे किसी दूसरी जगह से अधिक मुनाफा न मिल जाए। तो यदि कोई भी उद्योग लगाने वाला जो पूंजीपति है वो उसी स्थान पर कारखाना लगाएगा जहाँ पर उसको क्या मिलेगा, बहुत अधिक मुनाफा मिलेगा। और यदि उसको मुनाफा मिलना बंद हो गया तो वो जो है फिर से दूसरी जगह जा कर के उद्योग लगाएगा। तो इस तरह जो उद्योग धंधे हैं वो अस्थिर होते हैं, एक जगह जो निश्चित नहीं होते, हमेशा बदलते रहते हैं। कहाँ कारखाना लगाने से मुनाफा अधिक मिल सकता है, यह कई कारकों पर निर्भर होता है। तो वो जो पूंजीपति है वो सोच लेते हैं कि कहाँ पर हमको कारखाना लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। और ये जो बात है वो निम्न कारकों पर निर्भर होती है, चलिए देखते हैं। तो उत्पादन की तकनीक, कच्चे माल के स्रोत, बाजार, यातायात के साधन, राज्य की औद्योगिक व कर नीति। सबसे महत्वपूर्ण कुशल मगर कम वेतन पर काम करने वाले कामगार की उपलब्धता। तो जहाँ ये चीज़ें मिल जाती है वहाँ पर ये एक पूंजीपति अपना क्या लगा लेता है, उद्योग स्थापित कर लेता है। उत्पादन की तकनीकों के आधार पर वो जो है अपना उद्योग लगाता है। कच्चे माल के स्रोत, यदि पास में ही कच्चा माल है तो उसको वहीं पर वो जो है अपना क्या कर लेगा, उद्योग लगा लेगा। और पास में क्या हो, बाजार हो अपने सामान को बेचने के लिए, तो वहाँ पर वो अपना उद्योग स्थापित करेगा। यातायात के साधन, मतलब अपने सामान को जो है एक स्थान से दूसरी स्थान पर लाने के लिए वहाँ पर साधन है कि नहीं, तो इन सभी बातों को देख करके वो क्या लगाएगा, अपना उद्योग लगाएगा। और राज्य की औद्योगिक व कर नीति, राज्य जो है कितना कर वसूल कर रहा है, इस सभी बातों पर जो है वो जो है सोच समझ करके अपना उद्योग जो है स्थापित करते हैं। साथ ही साथ वो जो है कुशल मगर कम वेतन में काम करने वाले कारीगर, इन सभी चीज़ों को देख करके वो जो है अपना उद्योग स्थापित करता है। 18वीं-19वीं सदी में यातायात के साधन कम विकसित थे, मतलब उस समय जो है यातायात के साधन उतने ज़्यादा जो है विकसित नहीं हुए थे जो कि आज है। और अत्यधिक मात्रा में लौह अयस्क और कोयला जैसे कच्चे माल के उपयोग के बाद कम मात्रा में लोहा या इस्पात बनता था, और इसी कारण खदानों के पास ही लोहा गलाने के लिए उद्योग लगे ताकि कच्चे माल को दूर तक नहीं ले जाना पड़े। तो पहले जो है उतना ज़्यादा यातायात के साधन का विकास नहीं हुआ था, तो बहुत अधिक मात्रा में जो लौह अयस्क और कोयला है उसको जो है क्या करना पड़ता था, अपने उद्योगों तक मंगाना पड़ता था। और लेकिन उद्योगों तक मंगाने के लिए साधन नहीं होते थे, तो जो उद्योग हैं वो उसी इलाके के पास लग गए जहाँ पर क्या था, कच्चा माल था, ताकि उसको जो है बहुत दूर तक न ले जाना पड़े। लेकिन समय के साथ इन खदानों में उच्च कोटि का कच्चा माल मिलना बंद हो गया और दूर दराज के क्षेत्रों में से मंगाना पड़ा। अब धीरे धीरे ये जो खदान है वो कैसी होती गई, खाली होती गई, और इन जो कच्चा माल है इनको जो पूंजीपति हैं उनको जो कच्चा माल है वो दूर से मंगाना पड़ता था। ऐसे में पुराने इलाकों से लोहा उद्योग हटने लगे और अन्य सुविधाजनक जगहों में लगने वो जो है लगाए जाने लगे। तो इस प्रकार से जो उद्योग धंधे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जो है जाने लगे थे। तो इसी प्रकार से जो उद्योग धंधे थे वो कैसे थे, अस्थिर थे। जब यातायात और कच्चा माल पहुंचाने के सस्ते साधन बने तो ये जो उद्योग ऐसी जगह पर लगे जहां कुशल मजदूर मिले और जहां कम मजदूरी पर काम करने वाले लिए तैयार भी हो जाए। अब जब जो है क्या होता है, यातायात का जो साधन है वो मिल जाता है इनको, तो वे जो उद्योग धंधे हैं ऐसी जगहों पर लगाते थे जहाँ पर जो है काम करने वाले जो मज़दूर हैं वो मिल जाए और वो जो है कम मजदूरी पर जो है काम करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ऐसी जगहों पर वो जो है उद्योग धंधे लगा देते थे।
उद्योगपतियों ने पाया कि पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर ने संगठित होकर अपने वेतन और अन्य सुविधाओं को बढ़ा दिया था। तो जो उद्योगपति क्या पाते थे कि जितने भी वहाँ काम करने वाले जो मजदूर थे वो क्या हो गए, संगठित हो चुके हैं और वो अपने वेतन और अन्य सुविधाओं को लेकर के अपनी जो मांगे हैं वो बढ़ा रहे थे। मजदूरों के दबाव के कारण उन देशों में मजदूरों के हित के कई कानून भी बने थे, जैसे किसी मजदूर को बिना मुआवजा काम से नहीं निकाला जा सकता या मजदूर को काम के घंटे या न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा निर्धारित होता था। तो उसमें अब जैसे ही इन्होंने क्या बना लिया, संगठन बना लिया मजदूरों ने, तो उस देश की सरकार ने भी मजदूरों के हितों में क्या बना दिया, कानून बना दिया। कैसा कानून कि कोई किसी भाई मजदूर को बिना मुआवजा दिए तुम जो है नौकरी से नहीं निकाल सकते, काम से नहीं निकाल सकते, और साथ ही साथ उसको जो है तुम कम वेतन भी नहीं दे सकते। मतलब सरकार ने एक निश्चित जो वेतन है उसके लिए क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया। अब उद्योगपति उपनिवेश और अन्य देशों में अपना उद्योग लगाने लगे जहां गरीबी के कारण लोग कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब उद्योगपति ने फिर अपना दिमाग लगाया और उसने ऐसे जगह पर अपना उद्योग स्थापित किया जहां लोग जो है कम मजदूरी पर जो है काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ऐसी जगहों पर वो जो है उद्योग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां सरकार ने मजदूरों के हितों में कानून नहीं बनाए थे वहां उन्हें लागू नहीं कर रहे थे, और जहां मजदूर संगठित नहीं थे तो उद्योगपति क्या करते थे कि ऐसी जगहों पर अपना उद्योग स्थापित करते थे जहां लोग जो है कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, और जहां लोगों को जो है कानून वगैरह पता नहीं होता था तो वहां पर जो है ये अपना उद्योग लगाते थे। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज यातायात और संचार तेज होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी हो गया है। सभी लोग देखे होंगे आज जो है यातायात बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है, साथ ही साथ संचार के जो साधन हैं वो भी बहुत अधिक क्या हो गया है, सस्ता हो गया है। उदाहरण के लिए दंतेवाड़ा से खोदा गया लौह अयस्क पानी के साथ घोलकर पाइप लाइन के माध्यम से बहाकर 250 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम बंदरगाह तक ले जाया सकता है। वहाँ उसे लौह अयस्क कंकड़ के रूप में परिवर्तित करके निर्यात किया जाता है। तो यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जो दंतेवाड़ा से जितना भी लौह अयस्क खोदा जाता है उसको पानी के साथ घोल करके नीचे जो है पाइपलाइन के द्वारा 250 किलोमीटर दूर कहाँ, विशाखापट्टनम इसको पहुंचा दिया जाता है, जहां से इसको क्या कर दिया जाता है, निर्यात जो है कर दिया जाता है, बाहर इसको भेज दिया जाता है, परिवर्तित करके कंकड़ के रूप में इसको परिवर्तित करके बाहर इसको भेज दिया जाता है। और इसे क्या किरंदुल विशाखापट्टनम सैली लाइन का क्या बोला जाता है, कहते हैं। और इसी तरह की पाइपलाइन उड़ीसा में भी बनी हुई है। तो इस पाइपलाइन को क्या बोला जाता है, किरंदुल विशाखापट्टनम स्लरी लाइन इसको कहा जाता है, जो कि कहाँ है, दंतेवाड़ा से लेकर के विशाखापट्टनम, और इसकी दूरी है 250 किलोमीटर। तो आपको इसको याद रखना है। और इसी तरह की अन्य पाइपलाइन भी हमको देखने को मिलती है उड़ीसा में। तो देख सकते हैं ये है दंतेवाड़ा विशाखापट्टनम स्लरी लाइन का अंश। और यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ लोहे का घोल बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है लोहे का घोल बनाया जाता है और एक पाइप के द्वारा इसको जो है विशाखापट्टनम इसको भेज दिया जाता है। अब आता है कच्चा माल। तो सामान्य तौर पर उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्थानों पर की जाती है। जहाँ पर इनको कच्चा माल मिलेगा वहाँ पर ही उद्योगों की स्थापना करते हैं जो उद्योगपति होते हैं, जिससे परिवहन की लागत कम होती है। यदि इस जगह पर क्या है, कच्चा माल है और यहाँ पर जो है उद्योग है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने ले जाने में जो है परिवहन का जो खर्च है वो कैसा होगा, कम होगा। और यदि यहाँ पर जो है कच्चा माल है और जो उद्योग हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो खर्च है वो क्या होगा, अधिक होगा। इस कारण जो पूंजीपति होते थे वो उद्योग ऐसी जगहों पर लगाते थे जहाँ पर कच्चा माल क्या हो, पास में हो, और उसी के पास में जो है अपना उद्योग स्थापित कर देते थे। तो यहीं पर ये जो है बात किया गया है। अगर हम 100 रुपये को लोहा और उतने ही कीमत पर कपास खरीदेंगे तो कौन सा ज़्यादा वजनदार होगा, आप स्वयं सोच सकते हैं। तो यदि हम क्या 100 रुपये का यदि हम लोहा खरीदते हैं और 100 रुपये का कपास खरीदते हैं तो सबसे ज़्यादा वजनदार कौन होगा, इसको आप जो है बता सकते हैं। अब क्या होता है, लोहा, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, चूने का पत्थर आदि भारी अयस्क हैं। सभी लोग जानते हैं लोहा हो गया, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी जो खनिज हैं वो बहुत भारी होते हैं। और इससे इन उत्पादन क्षेत्रों में दूर औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर यातायात का खर्च उत्पादन के मूल्य को अधिक बढ़ा देगा। यदि हम इन क्षेत्रों से
दूर क्या करें, मतलब उद्योग जो ही स्थापित करते हैं तो जो इसका जो यातायात का खर्च है वो बहुत अधिक होगा, और इसलिए इस तरह के उद्योगों की स्थापना इनके समीप की जाती है। और इसी कारण से इन जो उद्योगों की स्थापना है वो कच्चे माल के स्रोतों के आसपास जो है की जाती है। कोरबा में एल्यूमीनियम का कारखाना, भिलाई में लौह इस्पात कारखाना और दुर्ग के जामुल में सीमेंट कारखाना खदानों के पास जो है लगाया गया है। तो इसी कारण से इन जो चीज खदानें हैं, मतलब कारखाने हैं, उनको खदानों के पास ही लगाया गया है ताकि जो बजट है, जो लागत है वो कम आए। इसके विपरीत कपास का भार बहुत ही कम होने के कारण कपास के परिवहन या उससे बने धागे के परिवहन में होने वाला खर्च अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। जो कपास होता है उसका भार बहुत कम होता है और इसका जो परिवहन है वो भी बहुत कम खर्च में हो जाता है। इसलिए सूती वस्त्र के उद्योग बाजार के समीप जो है लगाए जा सकते हैं ताकि वहीं पर वो जो है बनाए जाते हैं और बाज़ार में उनको बेचा जा सके। अब आता है परिवहन, यानी कि लाने ले जाने के लिए कच्चा मालों को। अब उत्पादन कई टुकड़ों में हो रहा है। उत्पादन के कई हिस्से या कलपुर्जे आसपास के कारखानों या विभिन्न देशों के छोटे कारखानों में तैयार होकर के आते हैं। किसी एक देश में इन्हें जोड़कर पूरा किया जाता है और कंपनी द्वारा बाजार में बेच दिया जाता है। तो कोई भी यदि हम कारखाना है तो उसको जो है का उत्पादन करने के लिए तो उसके कई हिस्से या कई कलपुर्जे हमको विभिन्न देशों से मंगाना पड़ता है। कोई भी चीज़ यदि ख़राब हो जाता है तो उसको जो है बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से एक कंपनी जो है इसको निर्माण करती है और उसको जो है बाज़ार में बेच देती है। तो इसके लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। तो स्वाभाविक सी बात है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अब कच्चे माल या इनपुट को उद्योग तक लाने एवं तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने का कार्य क्या करती है, परिवहन की सहायता से संभव हो जाती है। कोई भी कच्चा माल हो गया और कोई भी तैयार माल हो गया तो उसको जो है बाजार तक पहुंचाने का कार्य सिर्फ कौन इसके माध्यम से, परिवहन के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। और इसी कारण उद्योगों के स्थान निर्धारण में परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बिना गाड़ी, बिना किसी माध्यम परिवहन के साधन के हम जो उद्योगों को स्थापित नहीं कर सकते। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है परिवहन। परिवहन के रूप में जल, सड़क, रेल और हवाई यातायात के साधनों का उपयोग किया जाता है। यदि कोई भी कार्य हो गया, कोई भी छोटा सामान हम कर रहे हैं तो उसको जो है जल मार्ग के द्वारा ले सकते हैं, सड़क के द्वारा भी ले सकते हैं, रेलगाड़ी के द्वारा भी और हवाई जहाज़ के द्वारा भी। तो इस प्रकार परिवहन का कार्य किया जाता है। और क्या बोला गया है कि इसके माध्यम से कच्चे माल को उद्योग तक लाने और उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक ले जाने का काम किया जाता है। तो जल हो गया, जल मार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया, रेल लाइन हो गया, तो इन सब चीज़ों के द्वारा जो है कच्चे माल हो गया और जो उत्पादित माल है, जो बना बुनाया जो सामान है, उसको जो है बाजार तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अब आता है शक्ति या ऊर्जा। कोई भी उद्योग हो गया, कोई भी कारखाना हो गया, तो उसको चलाने के लिए किसी भी चीज़ की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बोला गया है शक्ति या ऊर्जा। तो किसी भी उद्योग या मशीन को चलाने के लिए विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, बिजली की जो है आवश्यकता होती है किसी भी उद्योग धंधे को चलाने के लिए, किसी भी कारखाने को चलाने के लिए। और ये शक्ति ताप बिजली, कोयले से, जल विद्युत बांधों से, पवन बिजली, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि से प्राप्त होती है। तो इनको हम अनेक रूपों में प्राप्त कर सकते हैं। पहले नंबर पर आता है ताप बिजली, जो कि कोयले से हम प्राप्त कर सकते हैं। जल विद्युत, जैसे बांधों से जो है पानी गिराया जाता है, जो कि टरबाइनों को घुमा करके क्या किया जाता है, बिजली उत्पादित किया जाता है। पवन ऊर्जा, पवन चक्की के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से और परमाणु ऊर्जा के माध्यम से। तो इन सभी चीज़ों से हम जो है शक्ति या ऊर्जा जो है प्राप्त कर सकते हैं। कोयला वजन में काफ़ी भारी होता है, साथ ही कोयले से बनने वाले बिजली गृह के आसपास के क्षेत्रों में कोयले से निकलने वाली राख से बहुत क्या होता है, प्रदूषण होता है। जो कोयला होता है बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, भारी होता है। और ज कोई भी कोयला से यदि हम क्या कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, बिजली गृह होता है, तो उससे आसपास जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलता है, राख निकलता है, जिससे बहुत अधिक क्या होता है, काफ़ी प्रदूषण हमको देखने को मिलता है। कोयले का विकल्प है डीजल। तो कोयले का विकल्प क्या है, डीजल है, लेकिन ये दोनों पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषणकारी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रकृति में सीमित मात्रा में क्या है, उपलब्ध हैं और समय के साथ इनका खत्म हो जाने का डर है। कोयला हो गया, डीजल हो गया, तो ये जो है दोनों देखें तो पर्यावरण को जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं। और
ये जो है प्रकृति में बहुत ही सीमित मात्रा में क्या है अब उपलब्ध है, और धीरे धीरे ये जो है निरंतर जो है घटने के कगार पर आगे है। आजकल तो कोयला अब जो है बहुत ही कम मात्रा में बचा हुआ है। इसलिए आजकल पर्यावरण दृष्टिकोण से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तलाशे जाने लगे हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पनबिजली, वायु ऊर्जा, कचरे से बिजली बनाना आदि। अब जैसे ही ये जो चीज़ें हैं समाप्त हो जाएगी, तो बिजली बनाने के लिए अन्य विकल्प भी देख रहे हैं, जैसे कि क्या हो गया, सौर ऊर्जा से हम बिजली बना सकते हैं, पन बिजली हो गया, वायु ऊर्जा पवन चक्की हो गया, कचरे से जो है बिजली बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो इनमें सबसे किफ़ायती बिजली बांधों से बनने वाली जल विद्युत ऊर्जा, लेकिन बड़े बांधों से बहुमूल्य वन और खेती हर जमीन जो है डूब जाते हैं। और इनमें से सबसे जो किफ़ायती क्या है, पन बिजली, यानी कि पानी से जो है बिजली बनाने का कार्य है। लेकिन पानी, इसके लिए बहुत बड़े बड़े बांधों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिससे जो वन है और जो खेती है ज़मीन है वो डूब जाते हैं और गांव भी उजड़ जाते हैं। छोटे और मध्यम बांध और पहाड़ी ढलानों पर बने बिजली संयंत्र इसके उचित विकल्प हो सकते हैं। यदि हम बनाना ही चाहते हैं तो छोटे और मध्यम बांध बना सकते हैं पहाड़ी ढलानों पर। जिन राज्यों व देश में विद्युत सतत व सस्ती मिलती है, वहाँ औद्योगिकरण की संभावना बढ़ जाती है। तो उद्योगपति ऐसे जगहों पर उद्योग भी लगाते हैं जहाँ जहाँ पर जो है उद्योग जो बिजली है वो कैसी है, सस्ती है, कम दामों पर मिल जाती है। यहाँ सतत का तात्पर्य किसी भी कारखाने में मशीन चलाने के लिए प्रयुक्त 24 घंटे निर्बाध रूप में मिलते रहने से है। अब जितने भी कारखाने हैं वो जो है 24 घंटे तक चलते रहते हैं, बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं, तो इनको जो है 24 घंटों तक क्या मिलनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, तभी ये जो है चल सकते हैं। लेकिन इनको जो है चलाने के लिए बिजली भी तो चाहिए, जो कि इनको मिलते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, बिजली का कार्य किया जाता है। अब आता है बाजार। तो किसी भी वस्तु के उत्पादन के बाद उसकी बाजार में क्या होती है, खपत होती है। कोई भी वस्तु बना लिए तो उसको जो है बाजार में ले जा कर के उसको जो है बेचना पड़ता है, उसकी जो है खपत बाजार में हो जाती है। अतः सभी वस्तुओं को बाजार तक ले जाना पड़ता है। अब जितना भी वस्तु है, उत्पादित जो माल है, उसको जो है कहाँ ले जाना पड़ता है, बाजार में ले जाना पड़ता है। साथ ही लगातार बदलते हुए बाजार का स्वरूप भी उद्योगों की स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार क्या होता है कि बाजार का जो स्वरूप है वो भी बदल जाता है, जो कि उद्योगों को बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, प्रभावित कर देता है। बाजार से तात्पर्य केवल परिवहन खर्च कम करने से ही नहीं, बल्कि बाजार में नए नए औद्योगिक उत्पादों की खपत के साथ साथ लोगों का उत्पादों के प्रति क्या बनाए रखना, रुझान बनाए रखना, और वस्तुओं को आकर्षण होना एवं गुणवत्तापूर्ण महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो जितना भी माल है उसको लोगों के प्रति क्या होना चाहिए, रुझान बनाए रखने के लिए जो कंपनी है, जो उद्योग है, वो तरह तरह की क्या करता है, स्कीम निकालता है, जैसे कि एक के साथ एक फ्री, दो खरीदने के साथ एक क्या होगा, फ्री। तो इस प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में क्या निकाला जाता है, वस्तु की गुणवत्ता और आकर्षण के लिए जो है मुनाफा कमाने के लिए जो है क्या करते हैं, बाजार में तरह तरह की स्कीम जो है निकाला करते हैं, जिससे दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक तरह के उत्पाद की मांग करें, अर्थात लोगों की सोच, रुचि व खपत में समरूपता हो। तो एक प्रकार से लोगों के प्रति क्या कर दिया जाता है, रुझान बना दिया जाता है कि आप यही चीज़ खरीदेंगे। तो एक प्रकार से उसका विज्ञापन भी किया जाता है, जिससे लोगों का एक प्रति उसके उस वस्तु के प्रति क्या बन जाता है, रुझान बन जाता है। जैसे कि एक बिस्किट हो गया, तो हम जो है बहुत अधिकतर जो है बिस्किट पार्ले जी खाया जाता है, तो उसके प्रति लोगों का एक रुझान बना हुआ है, और वो जो है भारत का सबसे अच्छा बिस्किट है। तो इस प्रकार से तरह तरह की चीज़ों के लिए अनेक प्रकार के रुझान लोगों के प्रति बनाए जाते हैं। पिछले 25 सालों के दौरान मोबाइल के उदाहरण से समझा जा सकता है कि शुरुआत के दौर पर 1990-91 में बहुत कम कंपनियां मोबाइल बनाती थी, तथा मोबाइल भी कम लोग के पास होता था, क्योंकि लोगों के पहुंच जो है कम थी। पहले क्या है कि 1990-91 में जो मोबाइल कंपनियां थी वो बहुत कम थी, और बहुत कम ही लोग इसका क्या करते थे, मोबाइल चलाते थे, इसको यूज़ करते थे। लेकिन धीरे धीरे आज जो है प्रत्येक आदमी के पास अपनी स्वयं की क्या हो गई है, मोबाइल हो गई है। और क्या हो गई है कि आज बहुतरी जो कंपनियां हैं वो मोबाइल बनाती है, बहुत सारी कंपनियां हो गई जो अपनी मोबाइल बनाने का कार्य जो है कर रही है। सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, रेडमी, रियलमी, तो अनेक प्रकार की कंपनियां आज जो है स्थापित हो चुकी है। बाजार की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बनाए रखने के लिए कंपनियां अपने नए फीचर के साथ साथ अलग अलग आकार, डिजाइन, सस्ते मूल्य पर मोबाइल को बेचने को लाती है। अब कैसे होता है कि मोबाइल के ही उदाहरण से हम पूरी तरह समझ सकते हैं। कोई भी मोबाइल हो गया तो उसको जो है अच्छे डिज़ाइन में ला देगा, उसका मूल्य जो है कम कर देगा,
आकार अलग अलग उसका फीचर कर देगा, तो इस प्रकार से लोग उसके प्रति क्या हो जाते हैं, रुझान उसका ला लेते हैं, जिससे वे ग्राहकों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आराम से उसको आकर्षित कर लेते हैं और अपना जो माल है वो बाज़ार में बेच देते हैं। अब क्या होता है कि इस प्रकार से जो कंपनियां हैं, जो उद्योग धंधे हैं, वो अपने माल को बाज़ार तक ले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए आगे पढ़ने वाले हैं हम इसका अगला पार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।